और इसी इसी वजह से क्या हो गया सीओपीडी। तो सीओपीडी में क्या होता है हम बता चुके हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ईयर का अंदर भरना। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा इसमें आपका एक्सपायरेशन खराब हो जाएगा, आप सांस नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए तो लोगे मगर छोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये सीओपीडी का पार्ट है। तो रिड्यूस रेस्पिरेटरी मूवमेंट, हाइपर रेजोनेंट परकशन समझ आ गया, क्यों? क्योंकि अंदर ईयर भर रही है, मगर आपकी जो ब्रीथ साउंड की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप धीरे धीरे सांस छोड़ पाओगे, ले फिर भी लोगे मगर छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हर बार अंदर क्या हो रहा है, एल्वुलाई के अंदर ईयर तो चलेगी मगर एल्वुलाई काम ही नहीं कर रही है, तो ईयर कैसे बाहर निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो इसको बोलते थे पल्मोनरी एम्फाइजिमा या कंपनसेटरी वाला। तो पहला। अब दूसरा हम बोलते हैं मीडियास्टर्नल। मीडियास्टर्नल का मतलब होता है कि जो अब सब में एल्वुलाई तो रप्चर करना ही है, अब वो एल्वुलाई में रप्चर करके ईयर अगर लंग्स के बाहर चली जाए, बाहर मतलब कैसे सर, कहां पर बाहर चली जाए, ये देखो क्या हो गया, इसमें कौन सी एल्वुलाई रप्चर हुई, जो लंग्स के अंदर की आउटर की, यहाँ की रप्चर हुई और वो ने क्या करा, ईयर उन्होंने बाहर निकाल दी। ये देखो, तो ईयर क्या होगा, मीडियास्टर्नम रीजन में आपके ईयर भरने लग गई, मीडियास्टर्नम रीजन में आपके ईयर भरने लग गई लंग्स से निकल के। ठीक है, उसे बोलते हैं मीडियास्टर्नल एम्फाइजेमा। ठीक है, इसको नीमोमीडियास्टर्नम के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो द मीडियास्टर्नम इज कंडीशन विद द ईयर प्रेजेंट इन द मीडियास्टर्नम। और मीडियास्टर्नम कौन सा स्पेस होता है, बिटवीन चेस्ट एंड द लंग, तो लंग्स से ईयर निकलकर मीडियास्टर्नम में चली गई। ठीक है, तो इसमें लंग का पार्ट खराब हो जाता है। ठीक है, यानी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एस्केप ऑफ द ईयर रैपिडली इनटू द मीडियास्टर्नम। इसी को तो नीमोथोरेक्स बोलते हैं, तो आपको नीमोथोरेक्स देखने को मिलेगा। नीमोथोरेक्स मतलब क्या, लंग्स से ईयर निकल के आपकी मीडियास्टर्नम में भरना, इसे नीमोथोरेक्स बोलते हैं। हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक अच्छे से। तो ईयर रैपिडली इनटू द मीडियास्टर्नम फॉलोइंग रप्चर ऑफ ओवर डिस्टेंटेड एल्वुलाई। जो ओवर डिस्टेंटेड मतलब जो सीधी सी बात है, ये जो डेफिनेशन थी, जो ओवर डिस्टेंटेड एल्वुलाई होती वो रप्चर हो गई, और उनसे लेकिन वो रप्चर होने वाली, ऊपर वाले में कहा था रप्चर तो हो रही थी मगर ईयर अभी भी लंग के अंदर ही थी, बाहर नहीं जा रही थी। इस वाले में मीडियास्टर्नम में बाहर चली जाती है, लंग्स के अंदर से ईयर बाहर चली गई। सोच लो कितना खतरनाक है। रप्चर ऑफ ओवर डिस्टेंट एल्वुलाई इन सी, और ये बहुत जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, उन सब में क्या होता है कि आप मालूम है ये सब सीओपीडी है, अंदर ईयर भरती चली जा रही, भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। एक ऐसा समय आएगा कि लंग्स ही रप्चर हो जाएंगे, लंग्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लूरा वो भी रप्चर हो जाएगी, तो लंग्स से ईयर निकलकर पूरी कहां चली गई, मीडियास्टर्नम। कितना खतरनाक कंडीशन है। तो ब्रोंकियल अस्थमा, रप्चर ऑफ एम्फाइजेमेटस बुल्ला, ये क्या होता है बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ये अच्छे से समझना। ठीक है, ये बुल्ला और ब्लैप्स ये एम्फाइजिमा के ही पार्ट होते हैं। ये कैसे बोल रहे हैं सर कि रप्चर ऑफ एम्फाइजेमेटस बुल्ला, व्हाट इज एम्फाइजेमेटस बुल्ला, इसको देखो अच्छे से समझना है ना। ये आप इसको इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बोलते हो। बुल्ला क्या होता है ना, वो जो बुल्ला होता है ना, बुल्ला ब्लैप्स, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसके, एम्फाइजेमा के। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका है लंग, अब लंग के अंदर है एल्वुलाई, अब ये एल्वुलाई हो गई रप्चर, बुल्ले। ठीक है, तो अब जैसे ही एल्वुलाई ये रप्चर हुई तो इसके अंदर से निकलेगी ईयर, तो पहले जो ईयर निकलेगी वो तो विद इन लंग्स निकलेगी, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, विद इन लंग्स निकलेगी। अब ये विद इन लंग्स निकली, अब बाहर तो जाने देगी क्योंकि बाहर की जो लेयर है वो तो बाहर निकलने नहीं दे रही, तो अभी ईयर जाएगी कहाँ, कहाँ जाएगी, दिमाग लगाओ सर, कहीं नहीं जाएगी, लंग्स के अंदर ही भरी रहेगी, तो वो लंग्स के अंदर एक दूसरा स्पेस बना लेगी। क्या बना लेगी, दूसरा स्पेस बना लेगी। अब ये जो दूसरा स्पेस इस तरीके से भरती, इसी स्पेस को बोलते हैं बुल्ला, बुल्ले, बुल्ले। ठीक है, यानी बुल्ले आर इन्फ्लेटेड थिन वॉल्ड स्पेसेस क्रिएटेड बाय रप्चर ऑफ एल्वुलर वॉल। जो एल्वुलर वॉल रप्चर होने की वजह से उनसे जो ईयर निकली उसकी वजह से जो दूसरा ईयर का स्पेस बन गया उसे बोलते हैं बुल्ले। तो बुल्ले आर इन्फ्लेटेड थिन वॉल्ड स्पेसेस क्रिएटेड बाय रप्चर ऑफ एल्वुलर वॉल्स। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ बुल्ले। ये देखो, अगर इसमें देख पा रहे हो, ये दिख रहा है, ये स्पेस, ईयर स्पेस, देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये इसमें ईयर भरी हुई है, एल्वुलाई के अंदर थोड़ा ना भरी, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं बुल्ले। ठीक है, एयर नॉर्मली ईयर ईयर भरने लग जाती है, ये दिख रहा है, एयर नॉर्मली ईयर, इसको बोलते हैं बुल्ले। अब ये अब होता क्या है सर, अब ये होते तो बहुत छोटे छोटे हैं, देखो मैं आपको दिखा देना इस तरीके से,
ये होते छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत सारे। तो ग्रुप ऑफ बुल्ले को क्या बोलते हैं? ब्लैप्स। ठीक है, ये याद रखना, ग्रुप ऑफ बुल्ले को क्या बोलते हैं? इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? ब्लैप। बहुत सारे बुल्ले एक साथ में। अब क्या होता है, अब ये अंदर ईयर भरने लगी, अब ये बना, अब हर बार आप सांस लोगे, हर बार ये बुल्ले बनते जाएंगे, बुल्ले बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा क्या होगा, ये बुल्ले, अब बुल्ले को मिला के क्या बोलते हैं? ब्लैप्स। ब्लैप्स बोल देता हूं मैं। तो जो ब्लैप्स बन गया उनमें ईयर भरती चली गई, भरती, और ये एक टाइम बाद ये ब्लैप्स भी फट जाएंगे। अब ये सोच, अब जिस दिन ये ब्लैप फटे उस दिन ईयर कहाँ जाएगी? जिस दिन एल्वेलाई फटी उससे बुल्ले बन, उससे क्या बन गए? बुल्ले बन गए, ब्लैप्स बन गए। अब जिस दिन बुल्ले ब्लैप्स फटेंगे उससे क्या बनेगा? कुछ नहीं सर, उससे तो फिर ये होगा कि जो आपकी आउटर वॉल है लंग की, वो रप्चर हो जाएगी और सारी ईयर निकल जाएगी बाहर। कहां पहुंच जाएगी? मीडिया स्टर्नम रीजन में। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आपको यहां पर देखो मेंशन करके यहां पर समझाया था। सेकंड। ठीक है। तो क्या बोला है कि इसलिए रप्चर ऑफ एम्फाइजिटिमस बुल्ले और रप्चर ऑफ ईसो, इनके रप्चर होने की वजह से ईयर क्या मीडियस्टर्नम में रीजन चली जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं बस मीडियस्टर्नल एम्फाइजिमा। कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं है। ईयर लंग्स से बाहर निकलकर मीडियस्टर्नम रीजन में चली जाती है, तो उसे बोलते हैं मीडियस्टर्नल एम्फाइजिमा। ये देखो, दिख रही? क्लियर? ये पूरी देखो, सारी लंग निकल के बाहर कहाँ गई? मीडियस्टर्नम रीजन में, दिख रही है? इसको बोलते हैं मीडियस्टर्नल एम्फाइजिमा। ठीक है, अब ये करेगी क्या आप जानते हो? अगर इससे मीडियस्टर्नल एम्फाइजिमा हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर आसपास क्या होता है? आपका हर्ट होता है। तो आपका इसका ईयर निकलेगी तो ईयर क्या करेगी? हर्ट को कंप्रेस करेगी, यानी कार्डियक टेम्पोनेट आपको देखने को मिलेगा। कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब होता है हार्ट का कंप्रेस होना। ठीक है, तो कंप्रेशन ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला समझ आ गया कि विद इन लंग्स, जिसको पल्मोनरी एम्फाइजिमा, लंग्स से ईयर बाहर निकलकर मीडियस्टर्नम में चली गई तो मीडियस्टर्नल एम्फाइजिमा। और अगर वो मीडियस्टर्नम को छोड़ के कहीं और चली जाए तो उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा। बस, अगर वो मीडियस्टर्नम रीजन को निकल के, अब माइंड में डाउट आता है ना सर, कि जरूरी है कि अगर मान के चलो यहाँ मीडियस्टर्नम में ये अपर लोब वाले क्या हो जाए, अगर यहाँ पर ब्लैप से वो निकल जाए तो वो सर ईयर निकल के ऊपर यहाँ पर भी तो जा सकती है, नेक रीजन में। नेक रीजन में भी तो जा सकती है कि नहीं जा सकती है सर? तो फिर तो उसको भी मीडियस्टर्नल कैसे कह दोगे सर? तो उसको फिर अलग से नाम देते, तो उसका नाम दे दिया सबक्यूटेनियस। देखो आपको दिखाता हूँ सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा कितना खतरनाक दिखता है। इस तरीके से देखो, ये देखो सबकी नहीं, ये देख रहा है पूरे फेस में ईयर भर रही है, ये ईयर भर के आ रही है, देखो पूरे फेस में, ये देखो। ठीक है, पूरी ईयर भर गई है। ये कहां से? लंग से रप्चर होके ईयर आ रही है और पूरे फेस में भर रही है। तो ये फेस में, नेक पर, यानी मीडियस्टर्नम रीजन से हटके कहीं अगर और ईयर भर रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस एम्फाइजेमा। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस एम्फाइजेमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। कोई सा आपका चेस्ट इंजरी हो जाए, रिब फ्रैक्चर की वजह से अंदर घुस गई तो उसने एकदम लंग को फाड़ दिया, तो लंग से एकदम ईयर निकलेगी भयंकर तरीके से, पूरी ईयर जो अंदर भरी हुई थी, और वो निकलकर आसपास के एरिया में जो सबक्यूटिस एरिया वहां पर क्या हो जाए? भर जाए, है ना? तो क्या वो उसे क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस एम्फाइजेमा। ठीक है, फिर वहां पर आपको इंटरकोस्टल ट्यूब डाल के वो ईयर निकालनी पड़ती है। देखा भी होगा आपने बहुत सारे में, देखो ये डली हुई इंटरकोस्टल ट्यूब, इस तरीके से ईयर निकालनी पड़ती है। दिख रहा है इसमें? देखो इतना अच्छा दिख रहा है, इस तरीके से डली होती है। ठीक है, अब यानी पहला हमने खत्म कर लिया क्लासिफिक, दो क्लासिफिकेशन है। पहला था लोकेशन बेस पे, तीन पढ़े, पल्मोनरी ऑल्सो कॉल्ड एज कंपनसेटरी, मीडियस्टर्नल, और थर्ड वन सबक्यूटेनियस। अब सेकंड हम क्लासिफिकेशन बुक पढ़ेंगे, वो होता है ऑन द बेस ऑफ पैथोलॉजी। बहुत सिंपल है। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि लंग के किस पार्ट में आपको हो रही है। पहला होता है सेंट्रीलोबुलर, दूसरा पढ़ेंगे पैरासेप्टल, थर्ड पढ़ेंगे पेनासिनर। सेंट्रीलोबुलर मतलब लंग्स के सेंटर वाले पार्ट की जो एल्वुलाई है, ये लंग है, इसके जो सेंटर वाले पार्ट की एल्वुलाई है, अगर इन ये अफेक्ट हो तो उसको बोलते हैं सेंटिलोब्यूलर। अगर अगर मैं बोलूं कि अगर सेंटर वाली ना होकर ये आउटर वाली हूं, पेरीफेरी वाली, तो उसको बोलते हैं पैरासेप्टल। और मैं अगर बोलूं पैरासेप्टल और मैं अगर बोलूं दोनों में हो जाए तो उसे बोलते हैं पेनासिनर। बस इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है। सेंट्रिलोब्यूलर डिस्टेंशन एंड रिस्ट्रक्शन आर लिमिटेड टू द रेस्पिरेटरी, ये लिमिटेड है कहां? सिस सेंटर में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड दी एल्वुलाई क्लोजली रिलेटेड टू डेम, जिस एल्वुलाई में और उसके आसपास के एल्वुलाई में, सब जगह नहीं। इसमें पेरीफेरी बच गई है, स्पेरिंग का मतलब होता है बचना, तो इसमें आपकी क्या हो गई? जो पेरीफेरी है वो कंप्लीटली बच गई है। इसमें जो जनरली आपको देखने को मिलता है प्रोमिनेंट कहां होता है? अपर लोब में।
ये अपर लोब के इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगी, मगर पेरीफेरी पर नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए बोलते हैं सेंट्री लोबुलर अपर लोब में। ठीक है, तो पहले आपने ये पढ़ा, तो अब दूसरी बार सीधा पेरीफेरी का पढ़ लो। सेकंड, ठीक है, देखो पैरासेप्टल पढ़ लो। डिस्टेंशन इन्वॉल्व ओनली दी डिस्टल एसाइनस, डिस्टल एसाइनस मतलब पेरीफेरी वाला फाउंड नियर प्लूरा, देखा पेरीफेरी पे कौन होती है, प्लूरा, एंड मे कॉज स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स, यही तो नीमोथोरेक्स कराएगा। अभी मैंने बताया था नीमोथोरेक्स कौन कराएगा, प्लूरा, क्यों, क्योंकि जब प्लूरा रप्चर होगी तभी तो लंग्स से अंदर एयर निकल के बाहर जाएगी। सीधी बात बताओ, जब तक प्लूरा रप्चर हो रही थी, क्या लंग्स से एयर निकल कर बाहर जा रही थी? मीडिया एक्सटर्नल कब बोल पा रहे थे, जब आपकी जो प्लूरा जो आउटर लेयर है वो रप्चर हो रही थी। तो इसलिए याद रखना, पैरासेप्टल वाले में जब तक आउटर लेयर रप्चर नहीं होगी ना, तब तक नीमोथोरेक्स नहीं होगा। नीमोथोरेक्स मतलब होता है एयर भर जाना लंग्स और मीडिया एक्सटर्नल रीजन में, उसे नीमोथोरेक्स बोलते हैं। पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कब देखने को मिलेगी, जब पेरीफेरी वाला पार्ट अफेक्ट होगा। सेंटर वाला पार्ट अफेक्ट हुआ तो एयर निकल के कहां जाएगी? अब सेंटर वाला पार्ट में अफेक्ट कर दूं, एयर निकल के कहां भरेगी? लंग्स में ही। अगर मैं कहूं पेरीफेरी वाला पार्ट अफेक्ट हो गया, तो फिर लंग्स कहां चली जाएगी? आउटर। तो फिर आपको न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक होता है पेनासिनर, जिसमें दोनों अफेक्ट होंगे, पेरीफेरी भी और सेंटर भी। अगर दोनों अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर उसे बोलते हैं पेनासिनर एम्फाइजिमा। जनरलाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पैरासेप्टल का और किसका, सेंट्रीलोब्यूलर। अगर मैं बोल दूं सेंट्रीलोब्यूलर प्लस पैरासेप्टल इज इक्वल टू पेनासिनर, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये आपको कहां प्रोमिनेंट होती है? लोअर जोन में। तो आपके जो सेंट्रीलोब्यूलर थे वो कहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट थे? अपर जोन में। लेकिन पेनासिनर जो मेजरली जो डोमिनेंट होते हैं वो होते हैं लोअर जोन में। ठीक है, तो क्यों अब लोअर जोन में? क्यों? क्योंकि वो सेंटर का भी पार्ट है और पेरीफेरी पर भी होंगे। ठीक है, तो बस ये सेकंड वन इसका पॉइंट यहां पर था, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया। अब पैथोफिजियोलॉजी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पूरी, है ना, मैंने आपको वहीं पढ़ा दी स्टार्टिंग में, जो पीछे पढ़ के है वो पैथोफिजियोलॉजी थी, पूरी की पूरी चार्ट बना के सब कुछ अच्छे से बता दिया। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स। आप ये मान लो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, वो सारे के सारे सीओपीडी वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीओपीडी है। तो जो आपको मेजरली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी दिखे, अस्थमा में भी दिखे, तो वन ऑफ देम वैसे ही दिखेंगे, कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। बाकी जनरली आप खुद बोलोगे सर ये तो उसमें भी पढ़ रहा था, ये तो उसमें भी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी तो वो ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ठीक है, सीओपीडी वाले ही मिलेंगे। आप इंस्पेक्शन पाल्पेशन करोगे तो बॉडी बिल्ड जनरली इन लोगों में एस्थेनिक दिखते हैं। एस्थेनिक का मतलब होता है लॉन्ग लिम, एकदम हाथ पैर लंबे से दिखते हैं। ठीक है, नेक कैसी हो जाएगी? अब ये मत कभी भी दिमाग लगाना कि सर सारे सिम्टम्स एक ही में दिखेंगे, क्योंकि इतने सारे टाइप पड़े ना, तो सिम्टम्स सबके अपन एक साथ लिख देते हैं। अब डिपेंड करता है ना किसको पल्मोनरी हुआ, आप किसी को सबक्यूटेनियस हुआ, तो उसके अब उसमें तो ईयर कहाँ भर रही थी? नेक के अराउंड फेस पे, तो अब क्या वो पल्मोनरी बारे में भर रही थी? नहीं। अब मैं वहां पर ये लिख दूं तो आप बोल दोगे वो गलत है। नहीं, तो ये डिपेंड करेगा ना कि कहाँ किस जगह पर। तो सिम्टम्स तो हम सब लिख देते हैं एक साथ। अब सब में कुछ मिलेंगे, कुछ में कुछ नहीं मिलेंगे, डिपेंड करेगा कौन सा वाला हुआ है। ठीक है, तो नेक कैसी हो जाती है? शॉर्ट, थिक। नेक वेन्स में डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्यों होता है पता है? ये सारी सीओपीडी में होती है, क्योंकि उनको एक्सपायरेशन करने में ना क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जब वो सांस छोड़ते हैं तो ये जब ये दिख रही है नेक की वेन्स होती है ना, एकदम डिस्टेंस, एकदम बड़ी बड़ी दिख। अब सर बोलोगे वेन्स क्यों दिख रही है, आर्टरी क्यों नहीं? अब सर आउटर पे वेन्स ही होती है ना, आर्टरी तो अंदर होती है ना, ये तो बेसिक लॉजिक है। वेन्स बाहर है तो वही तो दिखेंगी। तो क्या कहते हैं, वो सांस छोड़ नहीं पाते तो वो ताकत लगाते। आप खुद करो ऐसे, ताकत लगाओ, इसको पूरी तरीके से ताकत लगाओगे तो वेन्स यहाँ हल्की सी दिखने लग जाएंगी। हाथों में भी करो, कभी हाथों में पावर बनाते हो तो देखते हो जो आउटर जो बॉडी बिल्ड करते हैं उनका पूरा ऐसे वेन्स दिखने लग जाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं। तो वो वेन्स क्यों दिखती हैं? किसी भी चीज को जब पावर लगाते हो तो वो दिखती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या करते हो अब ये सारे सीओपीडी वालों में अब सांस तो छोड़ नहीं पा रहे। अब सांस छोड़ने के लिए क्या लगाओगे? पावर। कुछ ऐसी पावर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो नेक की वेन्स होती है डिस्टेंस दिखने लग जाती है। और जब वो सांस अंदर लेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका इंस्पिरेशन तो ठीक है, एक्सपिरेशन गड़बड़ है ना। तो नेक की जो वेन्स है, अब ये आप बोलोगे सर नेक की वेन्स ही क्यों? क्योंकि सांस तो यहीं से लेते हैं ना भैया, सांस नेक से ही तो लोगे ना, हाथ से तो ले नहीं रहे। तो हाथ की वेन्स दिखेंगी तो नेक की ना। तो हमेशा लॉजिक पकड़ा करो, नेक की वेन्स क्यों दिख रही है? क्योंकि सांस तो यहीं से जा रही। तो आपकी नेक वेन्स में डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन पे कौन सर? क्योंकि ये सीओपीडी है। तो बट दे कोलैप्स ब्रिस्कली, नॉर्मल हो जाती है कब? इंस्पायरेशन करने पर। ठीक है, टैकीपोइक का मतलब होता है टैकीपनिया भी दिखेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी। हाँ बहुत सिंपल, ये सब में पढ़ के आ चुके हो। ऐसे लोग जिनकी लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा अपना जो अपनी एसेसरी मसल्स होते हैं उनका यूज करते हैं, क्योंकि इनका रेस्पिरेटरी मसल इतना काम नहीं कर रही है। तो एसेसरी कौन सी मतलब? स्कैलिनी,
SCM, ट्रिपेजियस, ये सारी मसल्स का ओवर यूज करने लग जाते हैं और ये हाइपरट्रॉफिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी हेल्प से वो क्या करने लग गए हैं, रेस्पिरेशन। क्योंकि वो खुद की मसल्स तो उतना काम नहीं कर रही है, एक्सपायर कर नहीं पा रहे, तो वो यहाँ का लोड दे रहे हैं। इसी वजह से तो यहाँ की वेन्स दिखती हैं। SCM कहाँ होती है? यहाँ। तब इनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं नॉर्मली, इनकी हेल्प ले रहे हैं एक्सपायरेशन कराने में। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल वन है वो कर नहीं पा रही, तो जब वो इनकी हेल्प लेंगे तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ नेक की मसल्स क्या होती है, नॉर्मली वाइडेंट दिखने लग जाती है। ठीक है, तो अब रीजन क्लियर हो गया होगा। और जब भी एक्सपायर करेंगे तो कैसा ग्राउंडिंग साउंड आएगा, धीरे धीरे करते हैं और करके ऐसे आवाज आएगी, ग्राउंडिंग साउंड आता है। ठीक है, कैंपबेल साइन भी दिखता है। कैंपबेल साइन इनमें नहीं, हर किसी में दिखता है। जब भी क्या करेंगे, सांस लेते हैं ना अंदर की तरफ, तो ट्रैकिया हल्का सा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है इन लोगों में, क्योंकि अंदर एयर भरती है ना, तो प्रेशर की वजह से ट्रैकिया थोड़ा अंदर जाता है। देखो दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये थोड़ा सा जब वो सांस लेते तो ऐसा ऐसा गैप दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है, इसमें ये पूरा इनका गैप दिख रहा है। तो वो क्या होता है, जब ये इस चीज दिखाता है कि लोड लग रहा है बहुत ज्यादा सांस लेने में। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं कैंपबेल साइन। कैंपबेल साइन मतलब एक्सिग्रेटेड ट्रैकियल डिसेंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जिनको क्रोनिक, अभी आप देखो लिखिए क्रोनिक एयर प्ले, जिनको सीओपीडी सब में दिखेगा, उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग, जब वो सांस लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है ट्रेकिया। क्यों? क्योंकि अंदर एयर भर रही है, तो फ्रिक्शन क्या प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये देखने को मिलता है। तो कैंपबेल साइन, अब ऐसा नहीं, अब इसमें लिख के आओ, हर सीओपीडी में लिख के आ सकते हो। ठीक है, काइफोसिस मतलब आगे की तरफ बेंड, हर सीओपीडी में होने लग जाते हो, क्योंकि चेस्ट का साइज बड़ा होने लग जाता है। होता है कि नहीं? क्योंकि आप बेसिक दिमाग लगाना, सर चेस्ट का साइज क्यों बड़ा होगा, अंदर एयर भर रही है, हर सीओपीडी में अंदर एयर भरती है, तो चेस्ट का हर सीओपीडी में साइज बड़ा होता है। जैसा आरसीओपीडी का एक्सरे होता है वैसे इसका एक्सरे होगा, है ना, अलग एकदम पूरा ब्लैकिश दिखेगा, है ना। तो चेस्ट एक्सपांशन आपको क्या डेफिनेशन मिलेंगे, वाइडेंट सब कोस्टल एंगल। अच्छा, वाइडेंट सब कोस्टल एंगल क्या होता है, सब कोस्टल एंगल क्या होता है, देखो ये अब ये बहुत अच्छे से समझ लोगे सर कैसा दिखता है। ये होता है सब कोस्टल एंगल, ये दिख रहा है, ये वाइडेंट होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स का साइज एबनॉर्मली बड़ा होने लग गया है, तो लंग क्या होता है, फैलने लग जाते हैं, तो इस वजह से ये साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वाइडेंट होगा। अब कौन से सब कोस्टल एंगल भी वाइडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी, ये अब हम पूरा पढ़ चुके हैं। बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी कैसी दिखती है ये हम बता चुके, जब चेस्ट डिफॉर्मिटी पढ़े थे तब मैंने आपको पूरा बताया था बैरल चेस्ट। उस टाइम पे मैंने इसकी बताया भी था कि सीओपीडी में बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी दिखती है। क्यों? इस तरीके से लंग का साइज इस तरीके से आपको बड़ा दिखेगा, एपी डायमीटर बढ़ जाता है लंग्स का, जो लंग्स का नहीं, चेस्ट का एपी डायमीटर बढ़ जाता है। क्यों? लंग का साइज बड़ा होने लग गया है यहाँ पर अंदर ईयर भरने की वजह से। ठीक है, तो बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। परकशन पे तो बता ही चुका हूँ, हाइपर रेजोनेट परकशन मिलेगा, अंदर ईयर ज्यादा भर रही है, जब परकशन करोगे तो हाइपर रेजोनेंट मिलेगा। ठीक है, नोट ओवर द लंग। और ये हर सीओपीडी में है, ऐसा नहीं कि स्पेशली इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कार्डियक डलनेस सब में दिखनी है, लीवर डलनेस दिखनी है सब में। ठीक है, ऑस्कल्टेट करोगे तो ये सब में दिख रही है, सीओपीडी का पार्ट है। ऑस्कल्टेट करोगे क्या मिलेगा, जो आपकी ब्रेथ साउंड है वो डिमिनिश्ड होगा। क्यों? क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से, मगर जब भी वो एक्सपायरेशन करेगा तो लंबा करेगा, क्योंकि उसको एक्सपायरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ब्रेथ साउंड और वेसिक्यूलर, वेसिक्यूलर का मतलब क्या होता है, एकदम कैसे लो पिच, धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट और लो पिच करेगा, एकदम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। और जब भी एंड एक्सपायरेटरी होगी तो उसमें एकदम एकदम कैसी, एकदम स्नोरिंग, एकदम से खर्राटे लेते ना, खर्राटे में हिंदी वर्ड है, स्नोरिंग का मतलब होता है स्नोरिंग करने जैसी आवाज आएगी जब एक पूरी सांस छोड़ देगा तब। ठीक है, एक मतलब ब्रोंकी का मतलब होता है लो पिच्ड व्हीजिंग साउंड, एक आवाज आएगी जब पूरी सांस, जब वो एक्सपायर करेगा तब। कॉम्प्लिकेशन तो मैं बता चुका हूँ, इसकी स्पेशल, ये इसकी स्पेशल कॉम्प्लिकेशन है, किसी सीओपीडी में और पढ़ के नहीं आओगे, पल्मोनरी बुल्ले, है ना, क्योंकि स्पेशली क्योंकि उसको एम्फाइजिमा जब रप्चर होंगी तभी तो उसे एम्फाइजिमा बोलोगे। और एम्फाइजिमा की कॉम्प्लिकेशन क्या है, बुल्ले, अभी मैंने बताया। और बुल्ले अगर फट रहे थे, बुल्ले रप्चर हो रही थी, तो कौन सा बन रहा था, मीडिया एक्सटर्नल। ठीक है, या फिर सबक्यूटेनियस भी बन सकता है, ऊपर यार चली गई, तो वो डिपेंड करेगा किधर है। तो बुल्ले अभी पढ़ के आ चुके, तो बुल्ले आर इन्फ्लेटेड थिन वॉल्ड स्पेसेस, अभी बताया था, क्रिएटेड बाय रप्चर ऑफ एल्वुलर बॉल। ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। ये कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, लोकेटेड सब प्लूरली अलोंग विद एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग। और अगर ये प्लूरा, और जनरली ये लोकेट होते हैं प्लूरा पर, आउटर सरफेस पे। क्यों? क्योंकि जब लंग के अंदर से एयर निकलती है तो वो कहां जाती है, आउटर सरफेस पे। और एक बार आउटर सरफेस पे बन गए बुल्ले, और अगर ये रप्चर होगा तो ये प्लूरा को रप्चर करके निकल जाते हैं बाहर। समझ आया कैसे? ये लंग
इससे ईयर निकली तो यहाँ पर बुल्ले बनेंगे आउटर सर्फेस, क्योंकि इनसे ईयर निकल रही तो आउटर सर्फेस, जिस दिन ये रप्चर हुए प्लूरा से रप्चर करके ईयर पूरी बाहर निकल जाएगी। इसलिए कहाँ लोकेट होते हैं, सब प्लूररी, प्लूरा के नीचे। ठीक है, और अब इसमें लाइन लिखी नहीं है, लिख लेना ग्रुप ऑफ बुल्ले कॉल्ड ब्लैप्स, BLEBS, ग्रुप के बुल्ले को ब्लैप्स बोलते हैं। ठीक है, सबक्यूलर बुल्ला कैन बी, और ये रप्चर हो सकता है। और क्या करा देगा, न्यूमोथोरैक्स बताया था, न्यूमोथोरैक्स की डेफिनेशन ही होती है लंग्स और मीडिया कैविटी के बीच में एयर भर जाना, इसी को अपन मीडिया एक्सटर्नल एम्फाइजेमा कह रहे थे। और क्या क्या देखने को मिल सकता है, सीधी सी बात है, लंग डैमेज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब कोर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट का फेलियर होना, कोर पल्मोनरी तो हर COPD की डेफिनेशन है, वेट लॉस वगैरह होना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कैसे कोर पल्मोनरी दिखती है, बहुत सिंपल सी बात होती है, मैंने हर उसमें समझाया, इसमें भी 1 सेकंड में समझा देता हूं फिर से अगेन। आप जानते हो राइट एट्रियम में कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सारा ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हो, ऑक्सीनेटेड होने, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से ऑक्सीनेटेड होकर कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आके यहां से ब्लड आता है और यहां से निकलता है आर्च ऑफ आउटा। ठीक है, आर्च ऑफ आउटा से पूरी बॉडी में जाता है। अब होता क्या है कि हार्ट तो नॉर्मल काम कर रहा है, तो हार्ट जैसे ही नॉर्मल काम करता है वो सारा ब्लड जाएगा लंग्स में, मगर लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सारा ब्लड क्या आगे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, तो ये सारा ब्लड कहाँ भरने लग जाएगा, लंग्स में ही। क्यों, क्योंकि लंग्स में क्यों भरने लग जाएगा, क्योंकि लंग्स ब्लड को इजेक्ट आउट नहीं कर पा रहे, वो डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर ब्लड भरता जाएगा, भरता जाएगा, एक है जब इतना ज्यादा भर जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो ब्लड का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जो पहले इस तरीके से जा रहा था नॉर्मली वो क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा, और वो ब्लड कहाँ भरने लग जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, इसलिए राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी, और फिर अगर राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया तो फिर वो ऊपर कहाँ जाने लग जाएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में वो ब्लड जाने लग जाएगा, यानी यहाँ पर कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड, तो अगर ट्राइकस्पिड भी क्या हो जाएगी, रिगर्डिकेशन, रिगर्डिकेशन का मतलब क्या बताया था, बैक फ्लो। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोर पल्मोनरी। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि सर यहाँ पर पूरी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों नहीं गया, क्योंकि वो अपन ने अलग पढ़ा था, वो थी कौन सी, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, वहां पर होल होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ जाएगा। ध्यान है ना, EHD BHD में हम पढ़ते थे, राइट टू लेफ्ट संट पढ़ी थी पहले, है ना, पहले क्या लेफ्ट टू राइट संट होती थी, फिर राइट टू लेफ्ट हो जाती थी, वो चीजें पूरी अलग है, वो यहाँ दिमाग मत लगाना, क्योंकि यहाँ कोई वॉल नहीं, ऐसा वो नहीं बना, यहाँ पर कोई है क्या सेप्टा वेरा, नहीं है ना, ये तो नॉर्मल हार्ट है, यहाँ पर तो ऐसे ही होगा जैसे मैंने समझाया। उसको इसका और इसका कंजेनाइटल हार्ट डिसीज से कोई कनेक्शन मत बनाने बैठ जाना। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, जो सबकी होती है वो इसी की होंगी, आप जब एक्सरे वगैरह कराओगे तो आपको बुल्ले मिलेगा, फ्लैट डायफ्राम आपको हर COPD में मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो आपका डायफ्राम कैसा होता है, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, कॉनकेव शेप का, इस तरीके से होता है। क्यों, अब जब सांस आप अंदर लेते हो तो ये डायफ्राम कैसा होता है, फ्लैट, तभी तो मैंने बोला कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग क्या होती है, जब भी सांस अंदर लो तो टमी आपका बाहर जाना चाहिए, आपका जो टमी है वो बाहर जाना चाहिए, और चेस्ट आपका ऐसे आगे की तरफ एक्सपांड करना चाहिए, और टमी भी बाहर जाना चाहिए। जब आप सांस छोड़ते हो तो टमी आपका अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक रूल है, किसी भी चीज में एयर भरोगे वो इन्फ्लेट होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, लंग का साइज नॉर्मली बड़ा हो रहा है, तो जो अब जब एक्सपायर, अब नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं एक्सपायर करता हूँ तो फिर मेरे वापस लंग कैसे आते हैं, नॉर्मल, जब मैं इंस्पायर करता हूँ तो फ्लैट होते हैं। अब इसमें बार अब लंग्स में एयर भरती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली जो आपके डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट, क्यों, क्योंकि लंग्स का साइज बड़ा हो रहा है, तो वो नॉर्मली फ्लैट हो जाएगा। यानी अब डायफ्राम ही आपका कौन सी मेन मसल होती है रेस्पिरेटरी की, यही डैमेज हो रही थी, अब देखो गड़बड़ हो रही, फ्लैट हो रही, यानी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, इसी वजह से फिर वो कौन सी मसल यूज करते हैं, एसेसरी मसल, स्कैलिनी, SCM, ट्रेपेजियस, ये सब मसल को वो यूज करते हैं। लॉस हो जाएगी, पेरिफेरल वेस्कुलर वर्किंग कम मिलेगी, है ना, और रिब्स कैसी हो जाएंगी, वाइडली प्लेस और हॉरिजॉन्टल, क्यों हो जाएंगी सर, क्योंकि लंग्स का साइज बड़ा हो रहा है ना। हार्ट कैसा हो जाएगा, लॉन्ग और नैरो हार्ट हो जाएगा, ट्यूबुलर हार्ट बोलते हैं इसको, याद रखना, ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, लंबा और नैरो हार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर से एयर निकल रही है और वो लंग को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, तो नैरो होता है थोड़ा सा। CT स्कैन कराओगे तो वो पूरा आपको लंग के अंदर क्या मिलेगी, ईयर भरी हुई मिलेगी, हर COPD का जैसे एक्सरे होता है वैसे ही इसका मिलेगा, एकदम ब्लैकिश। देखो अगर मैं एम्फाइजेमा का अगर एक्सरे वाला खोल लूंगा नॉर्मली, पल्मोनरी वाले का, तो देखो आपको दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है,
हर सीओपीडी, ये इसका नहीं, हर सीओ आप कुछ भी खोलोगे तो हर सीओपीडी का ही खुलेगा। क्यों खुलेगा? इसमें ब्लैकिश क्यों दिख रहा है? हम जानते हैं जितना भी व्हाइट एरिया होता है वो सॉलिड होता है, ब्लैकिश एरिया क्या होता है? क्या होता है ब्लैकिश एरिया? ईयर। तो अब अंदर ईयर ट्रैप हो रही है, तो आपको देखो यहाँ पर देखो नीचे दिख रहा है अंदर ईयर ट्रैप हो रही है, इससे अलग ही दिख रहा है कितना ब्लैकिश है इसके कंपेयर में, यानी अंदर ईयर भर रही है। तो ये किसका है? सीओपीडी का। तो हर एम्फाइज कोई भी हो सब में यही दिखना है, ये सीओपीडी का होता है। और हम इससे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा सब में बात कर चुके हैं कि अगर हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? हम जानते हैं हमारा क्या खराब हो रहा है सर? एक्सपायरेशन। तो जितनी भी एक्सपायरेशन वाली वैल्यू होती है वो सब क्या हो जाएंगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हम एक्सपायर नहीं कर पा रहे। और क्या हो रहा है सर? दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर एयर भर रही है, यानी जितने भी जो वॉल्यूम होते हैं जो लंग्स के अंदर भरते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। कैसे? देखो, फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये देखो डिक्रीज और इंक्रीज। डिक्रीज क्या होगा? फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, क्योंकि सांस नहीं छोड़ पा रहे, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का रेशियो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी से भी कम हो जाए। सारी एक्सपायरेटरी वाली चीजें कम कर दो, बेसिक है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपायरेशन लंबा हो रहा है तो इस सब की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायरेशन नहीं कर पा रही, सीओपीडी है तो सब में ही दिखेगी। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो भी कम हो जाए, एक्सपायरेशन है। गैस ट्रांसफर फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन वो भी कम हो जाएगा। बढ़ क्या जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है, एयर बढ़ती चली जा रही है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो एक एयर भरी होती है, वो भी बढ़ जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम का रेशियो टोटल लंग कैपेसिटी से ये भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिक रूल है सीओपीडी में हमेशा जितनी भी एक्सपायरेशन वाली चीजें होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। जो लंग्स के अंदर वाली एयर है वो एबनॉर्मली बढ़ जाती है। क्यों सर? क्योंकि अंदर क्या हो रहा है? एयर भर रही है। तो इसमें एबीजी एनालिसिस कराओगे तो पार्शियल फ्रैक्चर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, मगर इतना नहीं जितना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह में हो रहा है। ठीक है। और आप CO2 बढ़ेगा मगर इतना नहीं, माइल्डली। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा था जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में था। ठीक, तो ये याद रखना। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट मैं वही बात कर रहा हूँ, इसकी मेन पहले प्रिवेंशन होता है कि स्मोकिंग मत करो, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर से बचो, है ना। और बाकी अगर एक बार हो एंटीबायोटिक्स लो, अगर एक बार हो गया तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो हम इनको जब भी इनका ड्रग देते हैं तो एंटीबायोटिक तो हर सीओपीडी में देना ही होता है। तो ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन देनी पड़ेंगी। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो उसके लिए अलग, मतलब जो चीजें होंगी बस उसका। इसमें ब्रोंकियोडायलेटर और स्टेरॉइड इतने काम नहीं करते। क्यों नहीं करते सर ब्रोंकियोडायलेटर स्टेरॉइड? क्योंकि इसमें इतना ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन हो रहा था क्या? वो तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन किसका है? ब्रोनिक कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन किसका पार्ट है? ब्रोनिक कंस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, क्या इसमें इतना था? नहीं, वो तो मेनली जो हो रहा था वो किसमें हो रहा था? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। तो वहां पर ये मेडिसिन वहां पर गोल्डन थी, यहाँ पर इतनी काम नहीं आती। ठीक है। तो इसमें जो मेनली जो आपका हो रहा है वो एल्वुलाई डैमेज हो रही है, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हो रही है? जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी की वजह से हो रही है तो वो चढ़ा दो। जो रीजन है उनको डैमेज करने के लिए उसको रोको। बाकी जो हो गई रप्चर हो गई, उनका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसलिए मैंने बोला हमेशा याद रखो, डिसीज वो खतरनाक नहीं होती जिसके सिम्टम्स खतरनाक है, डिसीज वो खतरनाक है जिसके ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि इसका कोई वापस रिपल्सन नहीं है। एक बार एल्वुलाई रप्चर हो गई तो हो गई, आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते। मगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है फिर भी ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो आप कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी ड्रग देके उसको कम कर सकते हो, मगर यहाँ एल्वुलाई रप्चर हो गई उन्हें कैसे ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको क्या देने पड़ेंगे? सिम्टम बेस पे। पीटी इसमें बहुत काम आती है। पीटी सबसे बड़ी बात, आप एसेसरी मसल्स पर बहुत लोड पड़ता है तो उनको रिलैक्स करना, सर्वाइकल मसल जैसे SCM, स्कैलिनी, ट्रेपेजियस, जिससे क्या करे पेशेंट अच्छे से एक्सेल कर पाए। क्यों? क्योंकि उसका डायफ्राम तो, और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कराना, डायफ्राम पे लोड है उसको कम कराना, यानी ओवरऑल हम क्या करते हैं उसके लंग्स को, उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स को हम इतना क्या बना देते हैं, एडेप्ट बना देते हैं कि वो उनसे उसकी हेल्प से एक्सपायर कर पाए। तो जब आप पीटी कार्डियो पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझोगे कि पल्स रिलीफ ब्रीथिंग कैसे कराते हैं, पोस्टल ड्रेनेज होंगे, सब कुछ हम सीखेंगे जब पीटी कार्डियो में समझोगे। तो यहाँ पर तो हम उसको एक्सप्लेन अभी यहाँ नहीं करेंगे। जब पीटी कार्डियो वाला पार्ट आएगा उसमें एक चैप्टर पूरा है कि सीओपीडी में पीटी कैसे देते हैं, तो वहां पर ये सब पढ़ के आओगे। सर्जिकल एब्लेशन में तो यही होता है कि अगर आपने देखा बुल्ले हैं तो उसको कट करके अलग कर देते, क्योंकि मैं मालूम है क्या पता ये कहीं, और छोटे बुल्ले के नहीं करते, जाइंट जो ज्यादा बड़े, हमें मालूम है ये रप्चर हो जाएंगे आगे चल के और कहीं ये मीडियस्टर्नल में कन्वर्ट ना हो जाए, तो फिर हम उन बुल्ले को सर्जरी करके कट कर देते हैं। तो अब जॉइंट बुल्ले में ब्रिंग अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन पल्मोनरी फंक्शंस। ठीक है। प्लस और क्या कर सकते हैं? अब ये तो सर्जरी देखो, इसमें इतनी ज्यादा हमने वो नहीं पढ़ा, अगर आपको पता हो ड्रग वाले इतने ज्यादा हमने पार्ट नहीं पढ़ा, इसमें इतना ड्रग का कुछ है ही नहीं। हमें मेनली वही पढ़ना है जो एंटीट्रिप्सिन की कमी और उन सब से होता है।
जस्ट अ सेकेंड। और क्या करती है? लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी है ना, मतलब जिनमें जो अंदर ये ईयर भर रही थी ना, जो एबनॉर्मली ईयर भरी, वो ईयर निकालेंगे और क्या करेंगे? एबनॉर्मली ईयर, अब जो तो एल्वुलाई रप्चर हो गई वो तो हो गई, तो जो एबनॉर्मली ईयर भरती है उनको रिडक्शन सर्जरी, उन ईयर को निकाला जाता है। तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी रिड्यूसेस दी हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ लंग। या फिर इवन ये इतनी खतरनाक है, इसमें फिर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ जाता है, तो हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। सीवियर एम्फाइजेमा यंग पेशेंट में जिनको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यानी जीन वाला है, या फिर जिनको जीन में, तो फिर इनको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। मतलब मेजरली इतना उससे रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी यही कोशिश करनी पड़ती है, इसीलिए इतना सीवियर। तो फॉर पेशेंट विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी इंट्रावीनस रिप्लेसमेंट का थेरेपी चलती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ड्राइव करा जाता है बहुत सारे प्यूर्ड ह्यूमन से, एक ह्यूमन से निकाल के, उनके प्लाज्मा से, आसपास के जो उनके रहते हैं उनसे निकाल के फिर हम उनको करते हैं। ये समझ लो, देखो कोई भी सीवियर इसीलिए होता है ना क्योंकि उसका इसका ट्रीटमेंट बहुत नहीं है। अब एल्वुलाई रप्चर जो चीज खत्म हो गई, उसका ट्रीटमेंट क्या है? कोई इसका ट्रीटमेंट? जो चीज हमें पता है कि जिसको हम बचा सकते हैं, ट्रीटमेंट हमेशा उसका होता है, लेकिन जो डैमेज हो गई उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर तो आप तो बस उसके, यही कोशिश होती है कि जो आगे और ना हो, तो हम उसके लिए काम करते हैं फिर, ठीक है। अब हम मेजरली यहाँ पर आपका एम्फाइजिमा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, हमने सब कुछ समझा अच्छे से। अब एक डिफरेंस हम जरूर बात कर लेते हैं, इस पर डिफरेंस पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। 5 मिनट लगेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या क्या है ये देखो, एग्जाम में आता है, पूछते हैं, इसलिए थोड़ा सा देख लो। क्या होगा? डिसिप्निया किस में मिलेगा? डिसिप्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में माइल्ड है, इसमें सीवियर मिलेगी। कफ, इसमें बिफोर डिसिप्निया यानी जो सांस लेने की प्रॉब्लम होगी उससे पहले ही इसमें कफ वफ स्टार्ट हो जाएगा, मगर एम्फाइजिमा में इतना कोई कफ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये ईयर वे की डिसीज नहीं है, ये ईयर सैक की डिसीज है, तो इसमें कोई एल्वुलाई की डिसीज में कोई कफ वगैरह इसमें इतना नहीं मिलेगा। स्प्यूटम इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर जो ईयर वे की डिसीज है उसमें तो स्प्यूटम मिलेगा, क्योंकि हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में पढ़ के आए थे, बहुत ज्यादा उसमें स्प्यूटम मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें हाइपरट्रॉफिड हो रहे थे जो सेल्स थे जो स्प्यूटम बनाते थे, इसमें नहीं दिखता। कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अबंडेंट मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें स्कैंटी मतलब। तो क्या क्या बोला हमने? डिसिप्निया जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में माइल्ड है, एम्फाइजिमा सीवियर है, हम बात कर चुके हैं। कफ इसमें बहुत जल्दी आता है बिफोर डिसिप्निया, मगर इसमें आफ्टर डिसिप्निया होता है। स्प्यूटम इसमें भी बहुत कम मिलेगा। ब्रोंकाइटिस में जानते हो स्प्यूटम तो मेजरली दिखना है, तो बहुत अबंडेंट मिलता है, बल्कि एम्फाइजिमा में इतना स्प्यूटम नहीं मिलता। साइनोसिस इसमें बहुत मिलती है, प्रेजेंट है, मगर इसमें इतनी साइनोसिस नहीं होती, ठीक है ना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकल इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, अर्ली, यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का मतलब क्या क्या चीज? पोर परमानेंटली, तो वो इसमें अर्ली है और सीवियर है, इसमें लेट होती है और माइल्ड होती है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी एपिसोड्स आते हैं, इसमें लेट होते हैं, होते सब है मगर इसमें थोड़ा सा लेट होते हैं, ठीक है। एम्फाइजिमा में रेस्पिरेटरी फेलियर के भी इसमें एपिसोड्स आते हैं, इसमें लेट आते हैं मगर ऑक्टल टर्मिनल पे, ठीक है। इसमें पार्शियल ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, आईसीयू इसमें अपन देखा था बहुत नॉर्मल था, ऑक्सीजन की कमी होती है मगर नेट थोड़ा बहुत, CO2 बढ़ता है मगर थोड़ा बहुत ही, ठीक है। डिफ्यूजन कैपेसिटी मेन पॉइंट इसमें नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि देखो इतने पॉइंट्स अभी तक ऊपर के क्यों चल रहे थे सर? क्योंकि ऊपर अभी तक के पॉइंट चल रहे थे क्योंकि ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिसीज है वो है ईयर वे की, इसलिए ये सब पॉइंट चल रहे थे। और ये ईयर सैक की यानी एल्वुलाई की, तो इसमें ये सब पॉइंट कम थे, इसमें बढ़े हुए थे, लेकिन अब इसमें ये हो जाएगा। इसमें डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होगी? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि एयर वे की है, ईयर सैक नॉर्मल है, मगर इसमें रिड्यूस्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये एल्वुलाई की है तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ये मेन है। इसके एक्सरे में आपको क्या दिखेगी? ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग दिखेंगी, क्योंकि ईयर वे की इसमें नहीं दिखेंगी। इसमें आपको दिखेगा हाइपर इन्फ्लेमेशन, बुल्ले दिखेंगे जो हमने बात करी, ट्यूबुलर हार्ट दिखेगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि हमें अलग से कुछ पढ़ना है, यही सब डिफरेंस हमें देखने को मिलता है जो हमने इसकी बात करी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर एम्फाइजिमा। थैंक यू।